रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपसा का थोड़ी देर पहले आज जो है वो एक अहम बिल पास हुआ है फैटफ से मुतालिक, जो दहशतगर्दी से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की कानून साजी थी, उससे मुतालिक आज जो है वो कुछ तरामीम मतलूब थी, कुछ कवानीन मतलूब थे जो कि मुश्तरका इजलास में हुए। आपने देखा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यूँ थी कि सेनेट में ये मुस्तरद हुआ, बिल दोबारा पेश किया गया और उसके बाद आज जो है वो कौमी असम्बली के और सेनेट के मुश्तरका इजलास में पेश किया गया। मज़ेदार सिचुएशन ये है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन का नंबर है, क्योंकि ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होना था इसको वो नंबर्स पे होना था, मुश्तरका इजलास में ये याद रहे कि अपोजिशन का नंबर बड़ा है, उसको बड़ा होना था यानी ज़्यादा है और उसकी बर्तरी कोई बनती है, तकरीबन कोई 10 वोट्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो अगर पूरा अपोजिशन का नंबर होता तो आज की जो कानून साजी थी ये सस्पेंड हो सकती थी, ये मुलतवी हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी, इसमें शिकस्त हुकूमत को हो सकती थी। लेकिन अपोजिशन के अब तक जो है वो तकरीबन 3 दर्जन अफराद अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट जो हैं 36 वो बनते हैं, उनका नंबर पूरा नहीं था और वो नहीं आए। इसमें कुछ लोग थे जैसे हासिल बज़ंजो साहब का इंतकाल हो गया है, कुछ और 1-2 नशिस्तें हैं अपोजिशन की जो कि खाली हैं, इस वजह से इस नंबर पे फर्क पड़ा। लेकिन इकट्ठे 36 के नंबर को हम कह सकते हैं ये 4 या 5 लोग इसमें नहीं आए तो ठीक है, मगर इतना बड़ा नंबर गायब हो जाना ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 162 हैं, सेनेट में अपोजिशन के 65 हैं, टोटल ये 227 अराकीन बनते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 178 हैं और सेनेट में हुकूमत के 39 हैं जो कि 217 बनते हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया 227 और 217 में सिर्फ 10 का जो है वो डिफरेंस है और ये 10 का नंबर जो था वो आज पूरा नहीं हो सका। बहरहाल अपोजिशन ये बार बार कह रही है, अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि बुलडोज करने की कोशिश की गई है इस पूरे प्रोसेस को, इस कानून साजी को, इत्तफाक राय इस पे नहीं हो सका। ये तमाम अराकीन कहाँ पे थे, क्यों हुकूमत ने ये तर्ज अमल इख्तियार किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर कहाँ बुलडोज किया हुकूमत ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा मोतबर पैनल भी मौजूद है, लेकिन मैं क्विकली बात करना चाहूंगी स्पीकर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब भी हमारे साथ हैं और जनाब मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ हैं जो कि साबिक गवर्नर हैं। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ होंगी और नाज बलोच साहिबा हमारे साथ होगी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और अंदलीब साहिबा का पीटीआई से। तो मैं क्विकली अयाज साहब आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि आप अभी निकले हैं लेजिस्लेशन से बाहर। ये बताइएगा कि ये जो आज अपोजिशन के नंबर की बात हो रही है, अपोजिशन का नंबर क्यों कम पड़ गया सर, ये तो काफी बड़ा सवाल है इस वक्त। मैं आपसे 5-7 मिनट बात करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा, मगर मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये हुआ कि सुबह नेशनल असेंबली का सेशन हुआ, 11:06 के ऊपर नेशनल असेंबली के सेशन में कोरम पॉइंट आउट हो गया और कोई तकरीबन 12:20 पे जब स्पीकर साहब तशरीफ लाए तो हमने स्पीकर साहब से कहा कि जी कोरम के जो रूल है उसमें अगर 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाए तो फिर आपको एडजर्न करना पड़ता है, उसको रिकन्वीन करना पड़ता है। अब आप ये देख लें कि अगर 86 का नंबर गवर्नमेंट का पूरा नहीं हो सका, जबकि उनके मेंबरान को उनके लीडरशिप ने बुला के बताया भी था कि जो बिल सेनेट से रिजेक्ट हुए वो यहाँ ले होंगे, उसके बाद ज्वाइंट सेशन में जा सकते हैं। तो एक तो बात आपको साफ जाहिर हो रहा है कि उनके रैंक्स में क्रैक्स क्या है और उसमें उनके रैंक्स में प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरी चीज ये कि स्पीकर साहब ने ये किया कि उन्होंने आके काउंट पूरा कराया, जो कि हमारी सोच ये अपोजिशन की काउंट पूरा नहीं था। उन्होंने कहने के बाद तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स से कहा कि आप मोशन मूव करें। मोशन क्या मूव करें सर? सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, आप ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग हुई है नंबर्स में, यानी जो काउंट किया हमारी यही असेसमेंट थी। अच्छा। अब आगे भी सुनिए ना, आगे सुनिए कि एक चीज हो गई होने के बाद उन्होंने कहा कि जो कोरम पॉइंट आउट करने का जो कोरम का जो ड्यूरेशन वाला पीरियड है उसमें रूल को सस्पेंड कर रहा हूँ। मोशन मूव हुआ, सस्पेंशन मोशन। एक चीज जो हो गई उसका सस्पेंशन मोशन बाद में तो हो ही नहीं सकता। या तो सस्पेंशन मोशन पहले होता है कि जी हम
रूल सस्पेंड करके एक को बिल लाना चाह रहे हैं, वो पहले किया जाता है, बाद में नहीं किया जाता। उसके बाद ये इससे साफ जाहिर हुआ, उससे होना क्या था कि नेशनल असेंबली का सेशन कल पे चले जाना था और ज्वाइंट सेशन को भी इनको कल पे लेके जाना पड़ता, और इसमें जल्दी क्या थी, हो सकता था कल भी हो सकता। अब आप आ जाइए कि फिर ज्वाइंट सेशन में क्या हुआ। ज्वाइंट सेशन में जब कोई बिल आता है तो उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होती है, उसको बताया जाता है, गवर्नमेंट बताती है कि इसमें क्या सेलियंट फीचर्स हैं और वो सेलियंट फीचर्स किस वजह से ये बिल ला रहे हैं, और ऑपोजिशन के मेंबरान इसके ऊपर खड़े होकर बात करते हैं और बताते हैं कि जी हमारे मौकफ से इसमें ये चीजें हैं जो अमेंड होनी चाहिए और ये लेके आनी चाहिए। ठीक सर। अब उसमें भी ये हुआ कि पहले पास कर दिया गया और फिर उसके बाद फ्लोर दिया गया कि अमेंडमेंट मूव करें, जो कि अगली अमेंडमेंट थी, पर पहले विदाउट अ मीनिंगफुल डिबेट नहीं हो सकता। और देखें, आयरनी देखें, ठीक सर, कि जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट्री अफेयर, जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट को कहते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट को, जी वहां मूव कौन कर रहे हैं? एक वो साहब जो कि ना सेनेट के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, ये रजा रब्बानी साहब ने सर पॉइंट आउट किया। नंबर्स का भी बता दें, क्यों आपका नंबर क्यों कम पड़ा सर? पहले सुन लीजिए मेरी बात। ये तजलील है, ये पार्लियामेंट की तजलील है कि क्या इतने लोगों में आपके पास कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था जो ये कर सकता? दिस इज द माइंडसेट ऑफ द सेम कि जी एडवाइजर्स रख लें, आप इलेक्टेड एमएनए को कर देते, जो आपके पास मेंबर इस वक्त से बैठे उनसे किसी मिनिस्टर से मूव करा देते। अब आप आ जाइए नंबर्स के ऊपर। नंबर्स का इशू ये है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था वो हुआ था सीक्रेट बैलेट से। ठीक है। अब जो हुआ है, हमारे कौन से मेंबर थे जो एब्सेंट थे ये हमें पता है। कुछ अगेन हमारे जो जिन्होंने काउंटिंग की लोगों ने, उनका ख्याल है कि कोई नंबर फजिंग हुई है थोड़ी सी। ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और वो स्पीकर साहब जानते हैं, या जो काउंट करके जिन्होंने उनको बताया, काउंट करके वो पूरा बताते हैं, बाकी उनके ऊपर होता है। ये तो बहुत बड़ी बात आप करें कि टैंपरिंग हुई है इसमें सर, ये मतलब दिस इज व्हाट द पीपल जो कि ऑपोजिशन से जो काउंट कर रहे थे उन्होंने कहा फर्क पड़ा है। चले मान लिया वो भी नहीं हुआ। अब हमारे मेंबरान, जो मेंबर इसमें जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया या आए नहीं और उन्होंने वोट नहीं किया, उन लोगों को उनका रास्ता जरूर रोका जाएगा। उनको जब टिकट देने होंगे, जब वो होंगे, मैं भी आवाज उठाऊंगा और मेरे और कोलीग्स भी आवाज उठाएंगे कि ये लोग उस दिन मौजूद नहीं थे। बहुत शुक्रिया सर। दूसरा ये बताइए कि वो 17 मेंबर किधर चले गए जी गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के 17 नहीं थे, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। वो किधर गए? ठीक, क्या गवर्नमेंट के रैंक्स में दरार है? क्या ये कोई इशू है? हम तो जो है, चले हम तो बुरे सही, हम तो सारा कुछ जो कुछ है वो हमारी वजह से, मगर मैं आपको बताऊं, मुझे अफसोस ये हुआ कि जिस तरह पार्लियामेंट चलाई जा रही है, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छी चलाई थी, बहुत बुरी चलाई थी, मगर जिस तरह पार्लियामेंट चलाई जा रही है, हम सत्यानाश कर रहे हैं जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। और मैंने सुबह खड़े होकर कहा कि अब आप रूल सस्पेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को भी सस्पेंड कर देंगे। मैंने सुबह खड़े होकर ये बिल्कुल सुना। तो अफसोस होता है कि हम डेमोक्रेसी के बजाय हम बिल्कुल रिवर्स गियर में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हमसे बात कर रहे थे। जनाब जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दलीप भी तशरीफ ले आई हैं और नाज बलोच साहिबा भी। जुबैर साहब, आप को सही में शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी स्पीकर साहब, साबिक स्पीकर साहब ने को सुना आपने, उन्होंने कहा रास्ता रोका जाएगा ऐसे लोगों का जो नहीं आए। क्या दोबारा से वही सस्पिशन है? क्या जब भी दिल चाहता है पार्टियों को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है सर? एक तो पाकिस्तान में आसमान बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान इज नॉट अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। यहाँ जो फैसले होते हैं वो कहीं और होते हैं, पार्लियामेंट में उसको सिर्फ इम्पोज कर दिया जाता है। तो ओवरऑल जाहिर सी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी और को क्यों ब्लेम करें? हम खुद अपने आप को ब्लेम करेंगे कि अगर कोई किसी के प्रेशर पे आके नहीं आता या वोट अगेंस्ट करता है अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट, तो उसमें कसूर तो हमारा है ना। हम तो नहीं किसी और को ब्लेम कर सकते कि जी उन्होंने बात किसकी सुनी है। पार्लियामेंट में वो लोग आने चाहिए, चाहे वो नेशनल असेंबली के मेंबर हों या सेनेट के मेंबर हों,
जो कमिटेड हों, पार्टी पोजीशन को फॉलो करते हों, पार्टी के अंदर जाहिर है बहस हो सकती है, पार्टी मीटिंग्स में बहस हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द ऑपोजिशंस फेलियर एंड वी मस्ट एक्सेप्ट। आप भी नाज एग्री करती हैं जुबैर साहब से कि ये अपोजिशन की नाकामी है कि 36 मतलब आज बड़ा बेहतरीन चांस था अपोजिशन का कि कम से कम हुकूमत को आप शिकस्त देते और उनको शर्मिंदगी होती है जब आप पावर में होते हैं, आप रूलिंग पार्टी हैं और आपके पास अपोजिशन जो है वो जीत जाए किसी भी कानून साजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखें, मैं समझती हूँ कि ये हर मेंबर की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर जब कानून साजी हो रही हो तो वो आके अपनी पार्टी के साथ खड़े भी हों और पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसके अंदर अपना किरदार अदा करें विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके लिए जो कि इसकी हैसियत को और इसकी ताकत को, पावर को समझते हैं, इस अपनी एक पार्लिमानी कुव्वत को समझते हों और जो जमहूरी अक़दार को समझते हों। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वाकई में जो मेंबर्स नहीं, हमारी जानिब से जो मेंबर्स अपोजिशन की जानिब से अगर देखा जाए जो नंबर्स मिसिंग थे, हमारी पार्टी में से जो है वो कुछ मेंबरान जो है वो उनकी तबीयत की वजह से, एक आध मेंबर हमारे कोविड का शिकार थे, इस वजह से वो नहीं आ सके और उसके अलावा जो है जो एक दो मेंबर्स नहीं आए तो हमारी तादाद उतनी ज्यादा मिसिंग नंबर्स नहीं थे, बट फिर भी एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए इन दैट केस। लेकिन इसी तरह आप देखें कि हुकूमत की जानिब से 17 मेंबरान जो है वो मौजूद नहीं थे, तो डेफिनेटली सवाल तो उठता है जब मेंबर्स मिसिंग होते हैं। एक पार्टी की पूरी कोशिश होती है कि हमारे तमाम मेंबर्स मौजूद हों। गवर्नमेंट को ये पास जी, कर हर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी कोशिश होती है हाँ। और मैं जहाँ पे समझती हूँ कि जो मेंबरान नहीं आए या मौजूद नहीं थे, वहीं पर ही उन मेंबर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो मेंबर्स जो है मेक श्योर करते हैं अपनी प्रेजेंस को ऐसे अहम मौके के ऊपर। जी, प्रेशर आप कहें या जो भी कहें, लेकिन वो अपना हक अदा करते हैं क्योंकि देखें या तो आप इस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं, लेकिन आप कहीं तो हैं और अगर आप दोनों तरफ नहीं है तो बड़ी वैसे दिलचस्प बात है अंदलीप। आज आप अंदलीप तो बड़ी खुश हैं आज, है ना, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, 10 वोटों से मिल गई। लेकिन जो सवाल अभी अयाज सादिक साहब ने उठाया कि ठीक है हम तो बुरे हैं, हम तो प्रेशर्स में भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, 17 लोग आपके भी गायब थे, वो क्यों थे? सबसे पहले तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि आज के बिल ने पाकिस्तान को बचा लिया। अगर आज ये बिल पास ना होते, और आपको भी पता है मेरे पास भी ये सारा डेटा है फैटिफ की रिपोर्ट्स का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2010 जो मनी लॉन्ड्रिंग का बिल था उसके बाद उसमें कोई तरमीम नहीं की गई जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान में फ़रोग दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग बढ़ी। ये सारा उन्होंने लिख के भेजा और हमने इनको दिखाया भी है कि ये लिखा है उनकी 70 पेज की रिपोर्ट में कि नहीं तो फिर आपका कंट्री जो है वो इनकी वजह से पहले हम ग्रे लिस्ट में गए, अब ब्लैक लिस्ट में भेजना चाहते हैं। तो आज इट वॉज शेमफुल, ये बिल खड़ा हुआ है, ये देखें ये क्या बिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये शुरू किया है, ये सारे आ गए जी कि नहीं जी मनी लॉन्ड्रिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आज पाकिस्तान के मफाद की फतह हुई और इनके इंटेंशंस साफ नजर आ गए। ये वॉकआउट किए, ये कह भी नहीं सकते, अब ये सारे के सारे वॉकआउट कर गए। इन्होंने कहा कि हमने ये बिल पास नहीं करने, एक दफा नहीं, पहले सेनेट में रिजेक्ट किया, जॉइंट सेशन में भी रिजेक्ट किया। और ये बिल क्या है? बिल ये है कि आपके मुल्क से जो चोरी होता है पैसा, ठीक, वो आप रोकें। लेकिन कानून साजी 10 साल से क्यों नहीं की? अयाज सादिक साहब ने कहा है कि टेम्परिंग का भी शुबा है हमें, कि आज जो नंबर था उनके नजदीक वो अपोजिशन का ज्यादा था, लेकिन स्पीकर साहब ने अनाउंस नहीं किया। मेरी बात ये बहुत बड़ा इल्जाम है और पार्लिमानी रिवायत में ये बहुत ही बड़ा इल्जाम है। और सबसे फनी बात ये है कि जो मुर्तजा अब्बासी साहब थे वो काउंटिंग कर रहे थे। मुर्तजा अब्बासी साहब हमारे बंदे तो नहीं है, यहाँ अगर आप कहें कि उन्होंने हमारे साथ मिल गए कि हमें बताया अपोजिशन के मेंबर्स ने कि नंबर जो था वो उन्होंने कहा कि हमारे जो काउंट कर रहे थे उन्होंने हमें बताया कि हमारा नंबर पूरा था, 10 पूरा होगा। मैं तो कह रही हूँ कि स्पीकर को थोड़ी गई नहीं तो मुर्तजा अब्बासी साहब ने वहां ना ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू किया, सेशन कंटिन्यू रहा।
उसके बाद जाके जब मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंज क्यों नहीं किया वैसे? ये तो बात चैलेंज ही नहीं किया चैलेंज तो उन्होंने। करना चाहिए था। और उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात आई, हाँ। उसके ऊपर तूफान मचा के जी नहीं, उस बिलावल साहब ने बोलना है, उन्होंने बोलना है। वैसे वो तो देखिए पार्टी लीडर्स को बोलने देना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता? सॉरी, इन अ बिल जिसने मूव किया, हकान अब्बासी Amendment का जो नाम move लिया, करता है वो उसका हक हकान ज्यादा अब्बासी होता है, का लेकिन नाम इसका लिया मतलब ये नहीं 4 कि स्पीकर आप दफा, इजाजत नहीं हकान दे अब्बासी का नाम लिया 4 दफा, ही रिफ्यूज्ड। उसके बाद जो वो थे सम अदर नेम थे जिन्होंने मूव किया हुआ था बिल, उनका नाम लिया, दे रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा कि नहीं जी, और पढ़ के सुनाया, रूल पढ़ के सुनाया कि जो मूव करता है वो ही बोलता है। हाँ, लेकिन रूल्स के अलावा भी सस्पेंड हो सकते हैं। रूल्स वो स्पीकर की प्रेरोगेटिव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बुलडोज करेंगे, जब आप अदालती रिमार्क्स और अदालती हुक्मनामों के ऊपर जो है उनको बुलडोज करते हुए उनको आप नहीं मानेंगे, तो पार्लियामेंट में आपकी याद दहानी के लिए रज़ा रब्बानी साहब ने खड़े होकर ये बात करने के लिए कितनी कोशिश उनको जस्तजू करनी पड़ी, पूरी अपोजिशन को खड़ा होना पड़ा, सिर्फ उनको रूल्स बताने के लिए कि ये कवानीन है और ये हुक्मनामे हैं अदालती। इसी तरह से जहां पे हम समझते हैं कि इस बिल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती थी। देखिए हम मुझे अफसोस हुआ, मुझे आज अफसोस हुआ जब वजीर आजम साहब ने ये कहा कि इन सब लोगों ने अदा किया, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, आप भी पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसकी जो शिकवे है वो तो मैं हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ होती है कहीं पर कोई इश्यूज ऐसे ना हो, कल को ये कवानीन आपके अपने भी गले पड़ सकते हैं। वो तो खैर वो बाद में वो हमेशा हुआ है ऐसा, लेकिन अच्छा every member in the parliament wants Pakistan to come out of the grey list। ठीक बात है। अच्छा मैं एक सेकंड के लिए ब्रेक पे जाना चाहती हूँ। जुबैर साहब फौरन आपके पास आती हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं जरूर आपसे सबसे पूछूंगी, क्योंकि इसमें जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ गए हैं, सजाएं बहुत बढ़ गई हैं, और खास करके वो सजा जो कि अब 160 दिनों तक चली गई है, और वो बगैर किसी भी तरह से आपको पकड़ा जा सकता है। 160 दिन तक आपकी एक्सटेंशन भी उसमें होती रहेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, और ये कितना शख्सी आजादियों को कैद करेगा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुबैर साहब, ये जो बिल आज पास हो गया है, जिसकी कि बहुत ज्यादा कोशिश की अपोजिशन ने कि इसमें अमेंडमेंट्स हों, ये कहता है कि जी 2 करोड़ 50 लाख तक का जुर्माना है, 10 साल कैद है, और उसके बाद हम जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही इसकी कॉपीज हमें मिली हैं, और इसके साथ साथ बाकी वही 160 दिनों की बात की गई है कि 160 दिन जो है वो आप कर सकते हैं कैद, बगैर बताए, बगैर किसी उसके। तो ये तो सर शख्सी आजादियों को कैद नहीं कर देगा बिल्कुल। देखिए, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना, वो अमाउंट पर तो एक बहस हो सकती है कि 2 करोड़ होना चाहिए, 2.5 करोड़ होना चाहिए, बट बेसिक चीज ये है, और ये अभी तक हुकूमत ने सेटिस्फाई नहीं किया जी कि कौन सा मुल्क है जो फैटफ जिस पर लागू भी होता है, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाके कानून साजी करना जरूरी होता है। कौन सा मुल्क है, आप मुझे बता दें, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी है कि जहां ये है कि जी बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है फैटफ के नाम पर। मुझे वो फैटफ का वो दिखा दें गाइडलाइंस, और अगर हैं तो फिर हमारी हुकूमत का फेलियर है टू गो बैक एंड कन्विंस फैटफ। इस अरेस्ट का मनी लॉन्ड्रिंग से क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल। जी आपको आवाज आ रही है सर? हम सुन रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं, मैं ख्याल कट गया जी। तो अब नाज, ये बात जो है ये कितनी ज्यादा सही है कि आप लोगों ने कोशिश की मगर नई बात सुनी गई, कंसेंसस क्यों नहीं पैदा हो सका आज? देखिए आसमा, जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है ये। खुर्शीद शाह साहब 1 साल हो गया, अभी तक वो अरेस्ट हैं, नैब की ज़ेरे हिरासत हैं। बात यह है कि जब आप रेफरेंस फाइल करने से पहले लोगों को हिरासत में ले लेते हैं और आपके पास ना कोई प्रूफ होता है, ना आपके पास कोई जो है सबूत होता है, आप एक शख्स को 6-6 महीना 4-4 महीना कैद कर लें, तो ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। जहां हम दुनिया को एक अच्छा एग्जाम्पल देने की बातें करते हैं, हम हर बात में बेस्ट की मिसालें देते हैं, तो ये कहाँ का कानून है कि आप, कल ही हमने यौम जमहूरियत मनाया है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे था, तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे था, तो आज जो है, आज हम ये बातें देखते हैं, एक दिन पहले तो हम जमहूरियत की बातें करते हैं और दूसरे दिन एक गैर जमहूरी अंदाज अपनाते हैं। आप ये एक
किसी भी इंसान को, आज ये हुकूमत में है, कल ऑपोजिशन में होंगे। हम भी ये बात कहते थे तब नून लीग की समझ में नहीं आती थी ये बातें, आज वो खुद इस चीज को देखिए, ये एनआरओ नहीं है। एनआरओ क्या है, कहाँ है? एनआरओ होता तो जितने भी मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि नैब में सिर्फ देखिए एनआरओ होता नहीं, देखिए एनआरओ होता तो इस वक्त आसमा जो फ्रंट बेंचेस में बैठे हुए जितने भी अपोजिशन लीडर है, सारे के सारे जो है वो नैब ज़दा हैं, नैब की हिरासतों में हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त गिरफ्त है और सब भुगत रहे हैं इन चीजों को। तो एनआरओ तो मेरे ख्याल है जो हुकूमत में बैठे हुए वो चीनी माफिया, वो जो पेट्रोल माफिया, वो जो सारे माफिया हैं, उनके ऊपर एनआरओ, दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वाले जो करप्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? तो मेरे ख्याल है इस बात को गलत तनासुर में लिया जा रहा है। जो बात हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी शख्स को 6-6 महीने गिरफ्तार करके, ये गैर इंसानी रवैया है। ये बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन जुबैर साहब ये अपोजिशन को क्यों डर है कि ये लॉ सिर्फ उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे? नहीं, ये मैंने तो हम कह ही नहीं रहे। लॉ बनता है तो आइंदा बहुत से सालों के लिए, और ये तो मैं ये भी नहीं कहता कि जी आज हम ऑपोजिशन में कल आप होंगे, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब पाकिस्तान का आइन बना था सन 73 में, वो कोई स्पेसिफिक पीपल्स पार्टी या किसी और के लिए तो नहीं बना था, वो तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बना था। आज भी जो कानून आएगा इसमें बिजनेसमैन भी आएंगे, जरूरी नहीं है इसमें ऑपोजिशन के या हुकूमती अरकान हो या पॉलिटिशियंस हो, इसमें तो किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। सही। और ऑल इट टेक्स, जो हमने पिछले 2 साल में भी देखा है कि 4 महीने 6 महीने आपने अंदर रखना होता है ना। आप शाहिद खान अब्बासी का देख लें, राना सनाउल्लाह का देख लें, का देख लें, ऑलरेडी वहां पे नैब के कानून तो आपने किसी को रगड़ा लगाना है तो आपने यहां तो आपके पास वारंट भी नहीं आपको जरूरत है। ये तो बिल्कुल हम वो फॉर्मर सोवियत यूनियन केजीबी वाला या नाजी जर्मनी में, और फैसिज्म होती क्या है? ठीक है। और मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि फेटफ, अगर ये फेटफ की रिक्वायरमेंट है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, बार बार चैलेंज दे रहा हूं कि फेटफ में कहां है भाई? श्रीलंका में क्यों नहीं ये कानून पास करने की जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पड़ी? और दूसरी बात ये कि जवाब फेटफ ये कहता है तो हम जाके ये क्यों नहीं यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल देते कि वहां क्यों नहीं है, यहां क्यों आप हमें कह रहे हैं? और ये तो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स प्लस यूएन कन्वेंशन के फंडामेंटल जो कानून है उसकी खिलाफ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी क्यों अपोजिशन भी ये लेती है कि एंटी मनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी जो स्पीच की है वो सारी की सारी जो है वो अपोजिशन के हवाले से की है, मियां नवाज शरीफ के हवाले से की है। ये कहा जा रहा है कि नैब के कवानीन को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और इसको भी किया जा सकता है, ये परसेप्शन है। देखिए, जहाँ तक नैब का ताल्लुक है और इस किस्म के लॉज का ताल्लुक है, 2010 में ये बना नैब, उससे पहले तो 10 साल हमने पहले भी कहा कि नैब में इन्होंने दोनों ने 5-5 साल गुजारे, नैब के लॉज, उनके क्लॉजेस उनको बेहतर कर लेते, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को बेहतर कर लेते तो अब पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट में ना आता, ठीक है ना। अब ग्रे लिस्ट में उसको छोड़ गए और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, जिसका मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। तो पाकिस्तान के मफाद में तो लोग जानने दे दें कि पाकिस्तान को बचाना है। तो आपने अगर 10 साल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल को नहीं ठीक किया, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा ये एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट जो है पढ़ लें, और जहां तक यहाँ ये बिल में पनिशमेंट का लिखा है, इसमें तो सिर्फ लिखा है कि whosoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term up to 10 years and fine 25 million rupees, वो भी extended to, and shall also be liable to forfeiture of property involving money laundering, ये लिखा हुआ। ये भी है ना, ये 160 वाली मुझे मिल नहीं रही अभी, इसमें नहीं है, इसमें भी है ना सर? नहीं, ये है ना, इसमें तफ्तीश का जो तरीकाकार है उसमें ये लिखा गया है कि दहशतगर्दी की माली एआनत के लिए तहकीकाती अफसर अदालत की इजाजत से ऐसे इजाजत के 160 अयाम के अंदर ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगा जिसमें खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात में मुदाखलत, कंप्यूटर सिस्टम का तजिया, यानी कि खुली इजाजत होगी हर चीज को। नहीं, तो ये अदालत की इजाजत से कहा। हाँ,
तो आप कह रही हैं किसी की इजाजत और के फिर बगैर करिए इसको 60 अयाम का If अदालत we- का, if- फिर उसके बाद 60 अयाम 120 दिनों की 120 दिनों की इसके अंदर इजाजत इसमें है। स्टार्ट कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा तो फिर ये होगा, विच इज नॉर्मल। कोर्ट अगर आपको कहता है फिर आप ये वारंट गिरफ्तारी और वो करते ना, अदालत तो की आपने- इजाजत हाँ, होगी। अदालत की होगी, इजाजत लिखा हुआ है होगी, इसके अंदर। हाँ। तो ये तो इसमें तो कोई ना ह्यूमन राइट्स, मैं आपको बता रही हूँ, ये आसमा वो साहब, एक बिल चीज है clarify मनी करना लॉन्ड्रिंग चाहूंगा, का। इसके बाद मैं हाँ मैं ये सुन ले, शायद आप इसका जवाब नहीं, दें। मैं हाँ। सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने कहा जी हमारे कानून जो है वो पूरे नहीं उतरते, इसलिए और आप बनाएं। हम इनको 5 साल से वार्निंग दिया इनको, हाँ। इन्होंने नहीं किया, और उसकी वजह से ये कन्वेंशंस ये तोड़ रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ग्रे लिस्ट में चले गए। और इसके लिए बनाना था, और अगर ये तो आपको अक्टूबर तक करना था। अगले जुबैर 5 साहब, साल भी आपने नहीं किया और उन्होंने डेट अगस्त की जी, और मैं सितंबर की, clarify करना तो चाहता हूं। पाकिस्तान ये ब्लैक लिस्ट में बात चला ठीक जाए। बात है, ठीक बात है। जी 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 अंदलीब, अगर आप सुन लें प्लीज। देखें, पहले अंदलीब प्लीज इसको इतना ज्यादा कंफ्यूज ना करें। फैटफ में जो ग्रे लिस्ट में था और हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, उसमें सबसे बड़ा जो मसला था पाकिस्तान के लिए वो दहशतगर्द तंजीमें थी। 8 तंजीमों का स्पेसिफिकली नाम दिया गया था, जिसमें लश्कर जंगवी और TTP और ये तमाम वो थी। ये वो तमाम थी जो कि पाकिस्तान को पहले से इनको दहशतगर्द तंजीमें ठहरा के खत्म कर देना चाहिए था, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसने रोका था और क्या हुआ था। डॉन लीग्स फॉर एग्जांपल इसलिए उछाला गया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी सिवाय इस डिस्कशन के कि इन तंजीमों का क्या करना है। उसको उछाला गया था, मैसेंजर के पीछे पड़ गए थे, मैसेज को छोड़ दिया था। ऐसा ही है। पूरी कौम मैसेज डॉन लीग्स में उस वक्त PMLN गवर्नमेंट ये चाहती थी करे, मगर नहीं हो सका था। और क्यों नहीं हो सका था वो तो बड़ी डिटेल में बात चली जाएगी। जुबैर साहब, मैं छोटी सी वो तो break एक ले लूं। अलग डिबेट है जी, वो एक बहुत बड़ी वो डिबेट मैं है। ये कह रहा हूं कि प्लीज फैटफ का वो पढ़ लें। 8 तंजीमें आपने हाफिज सईद को अभी किया ना, जी बैन किया ना, अरेस्ट किया ना, तो भाई आप हाफिज सईद का, हम तो हमेशा से मसला कहते थे, आपने फैटफ के डायरेक्शन पर हाफिज सईद को किया है, आपने लश्कर तैयबा को फैटफ के डायरेक्शन पर किया है, आपने TTP को फैटफ के डायरेक्शन पर किया है। सो आप इतना सिंपली ना घुमाएं उसको कि जी ये 2000 भाई नैब के जो असूल थे या मनी लॉन्ड्रिंग बिल था हाँ। 2010 अच्छा, में, ये आप सब कुछ बिल्कुल पहले सही हो कह रही हैं, सकता हम था, improve अब कर सकते हुआ थे। है, लेकिन बिल्कुल सही। ये कहां से था कि जी 160 दिन के लिए आप उठा के अंदर बंद कर दें किसी को बगैर वारंट के, 120 और आप दिन कहें के कि लिए, जी हम हाँ। पता नहीं ह्यूमन राइट, मुझे दिखा देना कहां लिखा हुआ है फैटफ में, अच्छा। कहां लिखा हुआ है कि ये आप ये वाला कानून पास करें। मैं सर एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक तो नंबर्स के बाद क्या अपोजिशन ये समझती है कि वो किसी किस्म का इन हाउस चेंज ला सकती है। ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो सवाल है नाज कि अगर अपोजिशन के पास नंबर होने के बावजूद अपोजिशन नहीं कर सके, वो सेनेट में चेयरमैन सेनेट नहीं बदल सकी, आज वो अपने आप को साबित नहीं कर सके, तो अब तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस चेंज की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह तरीके अदम एतमाद की भी बात हुई, और जो स्पीकर का रवैया है वो गैर जानिबदाराना रवैया जो होता है, जो एक्सपेक्ट लोग कर रहे होते हैं कि एक स्पीकर जो है वो एक बैलेंस्ड रवैया रखेगा और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का वाकई किरदार अदा करेगा, वो हमें नजर नहीं आता। वो जब भी हुकूमती जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों वो तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन जब भी हुकूमती दबाव हो तो वो बोलने नहीं देते। तो आप स्पीकर के खिलाफ लेके आएंगे? तो देखिए, आज भी हमें प्रोटेस्ट हमने किया है इसके खिलाफ, स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज हुआ। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो है वो डाइस तक गए, उन्होंने बात करने के लिए कहा, और असूलन जब अपोजिशन लीडर बात करना चाहें तो उनको हक हासिल होता है कि वो बात करें, लेकिन बात करने का मौका तक स्पीकर नहीं दे रहे। तो फिर ये नजर आता है कि कितना प्रेशर में स्पीकर जो है वो पार्लियामान को चला रहे हैं। तो अब नया लायमल ये है आपका कि तहरीक अदम एतमाद पहले स्पीकर के खिलाफ। देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट मैं समझती हूँ कि नंबर गेम से बढ़ के हमें पाकिस्तान के लार्जेस्ट इंटरेस्ट की तरफ देखना है। हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वली पेट्रियाटिक हैं। हमें सबको तकलीफ हो रही है कि 5.8 से हमारी GDP -0.2 पे चली गई है। हम सबको तकलीफ हो रही है, हमारे मुल्क में जो है लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। हम सबको तकलीफ हो रही है कि दवाओं की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर है। हम सबको तकलीफ हो रही है कि आवाम
عوام جو ہے وہ روٹی کو ترس رہی ہے اور مہنگائی اتنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے, کارخانے بند ہو گئے اس ملک کے اور کاروباری طبقہ پریشان ہے. ہمیں سب کو, ہم سب چاہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے پاکستان باہر نکلے, تو ایوری تھنگ از یہ تو اپوزیشن کی وشفل تھنکنگ ہے جو کہ اچھی بات ہے, سوچنا چاہیے. لیکن زبیر صاحب اب نمبرز یعنی ہم ان ہاؤس چینج کی تو پھر بات بھول جائیں اگر اپوزیشن میں اسی طرح ہوتا رہے گا تو. دیکھیں, ایک تو آج بھی پرائم منسٹر نے اسپیچ کرتے ہوئے ایک بات کی کہ اپوزیشن کو ان پیٹریوٹک. میرا خیال ہے یہ رویہ جو ہے نا یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ ہو از عمران خان کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آف پیٹریوٹزم بانٹے. نہ ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ان پیٹریوٹک ہے, نہ کسی اور ممبر آف ٹریجری بینچز میں یا پی ٹی آئی کے جو کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب پیٹریوٹک ہیں. ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو تو بالکل رائٹ ہے وہ کرٹیسائز کرے. اور اسی وجہ سے, اس رویے کی وجہ سے میرا خیال ہے ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی, جو ہمارے بس میں ہوگا. یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اندلیب یور ٹیک لاسٹلی. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ گرے لسٹ میں یہ ڈال کے گئے. اب وہ جو رپورٹ آئی ہے آپ سب کے پاس بھی ہے, اس رپورٹ میں صاف کہا گیا ہے کہ جی آپ نے 5 سال کوئی کام نہیں کیا قانون سازی پہ, آپ نے منی لانڈرنگ پہ کام نہیں کیا, اس کی وجہ سے آپ کی جو پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ ٹیررزم کریٹ کر سکتا ہے آپ کی یا کسی اور ملک میں, اور انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ لاز ہیں آپ کے سیکشن 2, سیکشن 3, سیکشن 4, یہ والے لاز ہیں, یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے. نہیں ڈالیں گے تو آپ بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. ہم نے تو نہیں ڈالا نا, ان لوگوں نے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں اپنی جان دے دیں گے تو پھر یہ منی لانڈرنگ کا ایک جو ہے پکڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے. اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی لیکن تو گورنمنٹ اگر کنسنسس کر دیتی تو کیا تھا. تو ہم نے کتنی دفعہ میٹنگز کی, ان سے پوچھیں کتنی دفعہ میٹنگز ہوئی, کتنی دفعہ ڈسکشنز ہوئی. یہ کیا کرتے ہیں کہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر دیں گے, لیکن آپ 34 کلوزز جو ہیں نیب کے چینج کر دیں, این آر او دے دیں, ہمارے سارے کیسز بند کر دیں, تو وہ یہ ہے مخالف ہے. اس کی بیسکلی جو ہے نیب کو اگر ہم پھر بھی گورنمنٹ کو بڑا دل سوچنا کرنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان کے متعلق دل جو ہے نرم یا ہارٹ کا نہیں, پاکستان کو بچانا ہے, بلیک لسٹ سے بچانا ہے. بہت شکریہ. پاکستان کو زندہ رکھنا ہے. اچھا, بہت شکریہ. میرے خیال ہے پاکستان کے ساتھ جو آج گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کی بات ہو رہی ہے یہ پرانا معاملہ چلتا آ رہا ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ہم اسی طرح کی باتیں سنتے تھے کہ جو ایسی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کے اوپر بین لگانے کی, ان کی جو مانیٹری یعنی پیسے اکٹھے کرنے, فنڈز اکٹھے کرنے کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو کنٹرول کرنے کی, لیکن یہ تب سے اب تک ہوتا چلا آیا ہے. اور اس وقت فیٹف ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ قانون سازی کر لیں. کل IMF کہے گا, پرسوں کوئی اور کہے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آزادیاں کہاں پہ ہیں بحیثیت قوم اور کہاں پہ نہیں ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.